With the question number 7, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas for the tent at the rate this. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, एक टेंट बनाने के लिए the kind of a cloth we use is known as canvas. समझ में आ गया? कैनवस के कई बार शूज भी आपने सुने होंगे. कैनवस शूज आते थे ना छोटी क्लासेस. पहले बहुत पहले हम कैनवस शूज कहते होते थे. डू यू अग्री? ठीक है. तो इट इज अ काइंड ऑफ अ क्लॉथ दैट वी आर यूजिंग दिस थिंग. अब वो कहते हैं कि जो टेंट है उसकी शेप है, नीचे एक सिलेंडर है और ऊपर एक कोन है. सो दिस इज द काइंड ऑफ अ टेंट यू आर गोइंग टू मेक. करेक्ट. वो कहता है कितना कपड़ा लगेगा. अब उसने क्या क्या दे रखा है? उसने स्लांट हाइट दी है, उसने इसका डायमीटर दिया, इसका हाइट दिया, बट ही हैज टोल्ड दैट डू नॉट कंसीडर द बेस. तो हम ऐसा करते हैं, जो भी चीज गिवन है हम उसको लिख लेते हैं. यहाँ पर देखो आपकी शेप तो ऐसी आ गई. करेक्ट. से दिस इज योर सिलेंडर एंड दिस इज योर टेंट. तो जिसमें इफ द हाइट and the diameter of the height, so this is your height of the cylinder. सिर्फ height of the cylinder है, पूरे टेंट का height नहीं है. Height is 2.1 meter and the diameter is 4 meter. तो obviously radius कितना हो जाएगा? 2 meter. The slant height of the top, ये जो slant height है, this L is 2.8 meter. करेक्ट. अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस. अब इसको मैं थोड़ी देर में बताती हूँ. पहले हम ऐसा करते हैं, हम इसके लिए, और उसने बोला कि जब आप एरिया निकालोगे यू डू नॉट कंसीडर द बेस ऑफ दिस टेंट. मतलब हमने ये जो कपड़ा है टेंट के नीचे जमीन ग्राउंड फ्लोर पर नहीं बिछा. सो यू हैव टू जस्ट कवर दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. सही है. तो अगर मैं इसमें टोटल सरफेस एरिया जो हमारे को लगेगा दैट वुड बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सही है. और साथ में लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. यही दोनों चीजें लगेंगी. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πRL. व्हाट थिंग यू कैन टेक कॉमन? अब यहाँ पर देखो कोन का भी रेडियस बिल्कुल यही आएगा जो सिलेंडर का होगा. So you can take pi r common such that you are left with the 2h plus l. सही हो गया. अब इसने पाई की वैल्यू ऐसे कुछ नहीं बोली तो you will substitute it as 22/7. यहाँ पर रेडियस you put 2 मीटर. एक चीज का ध्यान रख लेना कि एवरीथिंग शुड बी इन मीटर. ये ना हो कि कोई चीज सेंटीमीटर में कोई मीटर में है. 2 इंटू हाइट कितनी आ रही है? 2.1 और स्लांट हाइट आ रही है 2.8. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में यू ऐड दिस 2.8. ठीक है. सो आउटसाइड इट विल बी 44/7. इनसाइड इट विल बी 4.2 प्लस 2.8, जिसको आगे मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ तो इट विल गिव यू 7. करेक्ट है. 8 प्लस 2 1 है ना, 7 हो जाएगा. अब 7 से 7 कट गया. सच दैट यू रिक्वायर 44 मीटर स्क्वायर. क्लियर. वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी हो सकता था. अगर वो ये पूछता कि कैनवस का कितना लेंथ ऑफ आपको कपड़ा चाहिए, अगर उसकी ब्रेड्थ दी हुई है, तो ये जब हम कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे आई विल कवर ओवर दिस. अब उसने बोला कि कैनवस का क्या कॉस्ट आएगा, तो आपको पर मीटर स्क्वायर का अब हो सकता है द थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू इन बिटवीन समझना है. इसका मतलब होता है कि अगर आपने कभी रनिंग क्लॉथ देखा हो, रनिंग क्लॉथ किसी ने ऑब्जर्व किया? रनिंग क्लॉथ देखे? कई बार जो कपड़े होते हैं स्टिच नहीं होते, तो वो कैसे रनिंग क्लॉथ में एक रॉड रहती है, उसके ऊपर गोल 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 करके काफी सारा कपड़ा होता है. एंड देन यू गो टू द शॉप एंड देन यू आस्क के भैया 5 मीटर काट दो, 6 मीटर काट दो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट 2 मीटर दे दो या समथिंग. करेक्ट. सो दैट थिंग इज नोन एज अ रनिंग क्लॉथ. अब इस वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली रनिंग क्लॉथ की कहीं बात नहीं की गई है. यूजुअली क्या होता है कि आपको, जैसे अगर मैं यही एक्सटेंडेड क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो आई विल आस्क यू
कि कितने मीटर लेंथ का रनिंग क्लॉथ लगेगा मुझे इफ द कैनवस, मैं जस्ट एक्सटेंड कर रही हूँ नाउ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बट आई एम एक्सटेंडिंग दिस क्वेश्चन वन स्टेप अहेड। मैंने बोला कि मेरे को रनिंग क्लॉथ में से ऑब्वियसली अब आपको ये सरफेस एरिया मालूम हो गया, ठीक है, ये तो एनसीईआरटी का है। सपोज कर लो मैं बोलती हूँ कि कितने मीटर कपड़ा लगेगा अगर वो कपड़ा मेरे पास में रनिंग क्लॉथ में है। रनिंग क्लॉथ मतलब अगर आप रनिंग क्लॉथ में देखोगे तो रनिंग क्लॉथ में वो कैसा लगेगा, बोलो, विल इट लुक लाइक अ रेक्टेंगल? यस। और ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ब्रेड्थ ऑफ दिस रनिंग क्लॉथ इज गिवन। अब मैं यहाँ पर इसका सिंपल ब्रेड्थ ले लेती हूँ कि सपोज कर लो 2 मीटर उसका ब्रेड्थ है, एंड नाउ टेल मी हाउ मच लेंथ ऑफ द दिस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। क्लियर? तो आप एक चीज सोचो कि ये जो आपका एरिया आया है, दिस एरिया इज द सेम दिस एरिया, ये जो रेक्टेंगल वाला होगा एग्जैक्टली तो आपको जो टोटल कपड़ा लगेगा, you have to take that much cloth now out of this, so it means if I will say कि कितना मुझे एरिया लगेगा, so that would be 44 meter square only, correct ना? The amount of cloth I require from here I will get it from this, so कितना लेंथ होगा। अब अगर आप रेक्टेंगल का एरिया देखते हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, बोलो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपने यहाँ पर 44 मीटर स्क्वायर डाल दिया, लेंथ आपको निकालनी है, ब्रेड्थ आपको 2 दे रखी है, तो लेंथ मतलब आपको 22 मीटर का क्लॉथ लेना पड़ेगा। गॉट इट? सो दिस वाज जस्ट एक्स्ट्रा था, दिस पार्ट वाज एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन एक्सटेंड हो जाता है और यूजुअली हो जाता है। क्लियर? और उसने ये बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट। अब दोबारा एनसीईआरटी पे आते हैं जहां पर ये बोलता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ है वो कितना आएगा। अब देखो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ कितना होगा, सो देखो 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, ₹500, करेक्ट, क्योंकि उसने लिख रखा है ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, इट विल बी ₹500 into 44। कैन यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस थिंग? ठीक है, सो यू विल रिक्वायर 22,000 का क्लॉथ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। आप ये सोच सकते हो एक सॉलिड सिलेंडर है, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। अब आपका ये फिगर ऐसा बनेगा कि ये सपोज करो आई कांट इंसर्ट दिस थिंग इनसाइड दिस थिंग, तो आप ये सोच सकते हो कि इसके अंदर जब मैं कैविटी बनाऊंगी और इसका डायमीटर क्योंकि सेम होगा, सो इट विल बी लाइक बाहर से ऐसा आएगा एंड देयर विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऐसे जैसे ये कोन उसके अंदर जा चुका हो। नाउ यू कैन इमेजिन, करेक्ट? Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब आपको राउंड ऑफ करना होगा, ठीक है, डेसिमल में वैल्यू नहीं छोड़नी, यू हैव टू राउंड ऑफ। तो अगर आप इस चीज को करते हो तो देखो आपका क्या बनेगा, ये आपका आ गया सिलेंडर, सही है। अब देखना ऊपर वाला हॉलो हो जाएगा, ऊपर वाला हॉलो हो जाएगा, करेक्ट, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक कैविटी लाइक दिस थिंग। और ये वाला जैसे आपका ग्लास होता है वैसे हो जाएगा। आपको क्या चीज लगेगी, आपको लगेगा एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, दैट वुड बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा, कोन की भी शेप बीच में जाएगी, ओके। और साथ में क्या होगा, और साथ में बेस होगा, क्योंकि ऊपर से तो खाली होगा, हॉलो होगा, और एरिया ऑफ बेस सर्कल, सही है। तो इफ आई विल पुट द वैल्यूज, तो हमारे पास में क्या आया, 2 पाई आर एच, कौन कितना आया, पाई आर एल, बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर, क्लियर। अब आप क्या करोगे, पाई आर कॉमन ले लो सच दैट दिस इज 2h, दिस इज l, दिस इज r, लेफ्ट, करेक्ट। आपको पाई 22/7 ही लेना है until and unless it is mentioned to be 3.14। I have forget to put the values। वो कहता है height is 2.4 सेंटीमीटर, ये आपका h है,
ओके। डायमीटर, यहाँ पर डायमीटर, कंप्लीट डायमीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, देखा सेंटीमीटर में, तो रेडियस वुड बी 0.7 सेंटीमीटर एंड द कोनिकल डेप्थ इज। अब एक चीज देखो, तो आपके पास में, चलो हमने h की वैल्यू भी डाल देंगे, वी विल पुट यू नो दिस h वैल्यू, r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, करेक्ट। h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.4, लेकिन यू कैन नॉट पुट l, करेक्ट, हमारे पास l की वैल्यू नहीं है, और r की वैल्यू अगेन आई हैव पुट 0.7, सही है। तो मेरे पास क्या चीज मिसिंग है, l इज मिसिंग, L is your slant height of cone। अब L के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L के लिए you have to apply your h square plus r square। अब देखो ना, ये भी तो h क्या लोगे, h you will take the same thing, और r क्या लोगे, r भी आप यही वाली लोगे, करेक्ट, सच दैट h is 2.4 का होल स्क्वायर और r आया 0.7 का होल स्क्वायर, और इसका आ गया स्क्वायर रूट, क्लियर। 5.76 प्लस, अब 7 into 7 is 49, so this will be 0.49 का स्क्वायर, करेक्ट। अब आप क्या करोगे, इसमें आप ऐड करोगे, देखो यहाँ पर ऐड कर रही हूं मैं रफ में, सच दैट दिस इज 6.25 आ रहा है। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का, तो इट मींस इसमें क्या आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। So this is how you will calculate your L, correct? And I will substitute this value over here 2.5। अब जब मैं इस यहाँ से कटिंग करूंगी, so I will get it as decimal 1, correct? So this you can write as 2.2, क्योंकि 22 into 0.1 gives you 2.1। अब अंदर डालो तो ये क्या दोनों ऐड हो, ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 4.8, इन दोनों को ऐड कर लो, या फिर you just write like this and later on we will add everything। तो आप 2.2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 16, 1 ऊपर 16 और 17, तो दिस इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको राउंड करेंगे, क्योंकि उसने बोला नियरेस्ट, तो आपको जब राउंड करोगे सो दिस विल बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज आफ्टर डेसिमल द डिजिट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 मींस द प्रीवियस डिजिट विल इंक्रीज बाय 1 डिजिट, सही है ना। अगर किसी को ये शेप नहीं समझ में आ रही कि हाउ इज दिस शेप, यू कैन जस्ट इमेजिन यू आर यूजिंग योर ग्लास, रोज ग्लास में पानी पीते हो, करेक्ट। अब वो जो ग्लास है तो उसका क्या रहेगा, CS से रहेगा और नीचे बेस भी रहेगा। नाउ यू थिंक दैट यू हैव जस्ट पुट योर आइसक्रीम कोन इनसाइड, तो आपको क्या होगा, यानी कि ऊपर से तो हॉलो नहीं हो गया, आइसक्रीम कोन भी हॉलो है और ग्लास भी हॉलो है, तो अब क्या आएगा, वो जो पूरी शेप होगी वो कैसी होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और बीच में भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, एंड नाउ द बेस इज आल्सो देयर ना, तो ग्लास का बेस थोड़ा ना खत्म होगा रजे, समझ में आ रहा है। भाई हम TSA ऑफ सिलेंडर नहीं ले सकते, बिकॉज वी आर गोइंग टू यू नो, ये वाली जो चीज है कोन, हम इसके हॉलो कोन बीच में डालने लगे। अब अगर इसको उसने क्या बोला कि ये कोन इसके अंदर डाल दो, अब सिलेंडर के अंदर, अब अगर मैं सिलेंडर के अंदर डाल दूंगी तो मुझे बताओ, आपको ऊपर से छीलना नहीं पड़ेगा, डोंट यू हैव टू एनक्रेव इट, वो कार्विंग नहीं करनी पड़ेगी, कार्विंग करनी पड़ेगी ना, अगर आपको ऐसे एक बीच में एक वी शेप देना है। अब सोचो यहाँ पर आसपास एक ग्लास है और बीच में आपको वी शेप देना है, तो ऊपर से कार्विंग करते हुए जाओगे ना ऐसे स्लैंट हाइट में, करेक्ट ना। अगर कार्विंग कर दोगे तो ऊपर का टॉप कैसे आएगा, वोंट इट लुक लाइक योर ग्लास, अंडरस्टूड। और भी है किसी को डाउट? हाँ जी, तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, आपने आइसक्रीम स्कूप की तरह ऊपर से भी एक सेमी सर्कल निकाल दिया और नीचे से भी सेमी सर्कल निकाल दिया, या फिर सोच लो कि आपके पास में अगर वॉश बेसिन जैसा सा जो शेप होता है दैट इज अ हेमिस्फीयर ना, तो आपने इधर से भी बीच में ऐसा कर दिया और दूसरी तरफ से भी कर दिया, and these hemispheres are not touching each other, you just look at the figure, ठीक है, करेक्ट हो गया।
If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base radius is 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. ठीक है, शेप आपको दे रखी है, मैं आपको यहाँ पर फिर भी समझा देती हूँ। देखो यहाँ से ऊपर से सेमी सर्कल को हटा दिया है, आप सोचो कि आपके पास में लास्ट में शेप कैसी आएगी, एक ऐसी आएगी, करेक्ट? सॉरी यार, so finally the shape of the article will be like this, एक हेमिस्फीयर ऊपर आएगा, एक हेमिस्फीयर नीचे आएगा, करेक्ट? दिस इज व्हाट यू विल सी, करेक्ट? और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको उसने दिया है कि टोटल जो हाइट है सिलेंडर की वो है 10 सेंटीमीटर, और जो बेस का रेडियस है, नाउ इफ दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी आपकी हाइट, करेक्ट? सही है, तो रेडियस जो है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। अब मेरी एक बात समझो, ये चीज देखो, ये दोनों हेमिस्फीयर क्यों नहीं आपस में टच करेंगे, थोड़ा सा अपने आप भी सोचो। अगर ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हुआ, करेक्ट? क्योंकि हेमिस्फीयर में ऐसा ही होता है ना, जो रेडियस इस तरफ है वही इधर है। अगर ये 3.5 है तो ये भी तो 3.5 है, और अगर मैं 3.5 जो डेप्थ है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, एंड 7 इज लेस देन 10, 7 आ रही है ना टोटल डेप्थ ऊपर की और नीचे की डेप्थ को मिलाकर, करेक्ट? तो और टोटल हाइट क्या दी है, 10, इट मींस दीज हेमिस्फीयर्स विल नॉट टच ईच अदर। क्लियर हो गया? तो इसने बोला कि टोटल सरफेस एरिया कितना लगेगा भैया, एक देखो, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका हेमिस्फीयर जो कि नीचे है, और एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का ऊपर है। या तो आप ऐसा करो, उसको 2 टाइम्स कर दो कर्व्ड सरफेस, लेकिन बात वही आएगी, यहाँ फिर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ले लो या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि दो हेमिस्फीयर मिलाकर एक स्फीयर बनते हैं। ठीक है, तो कैन आई राइट कि भैया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अब देखो यहाँ ना मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा है ना टोटल सरफेस एरिया, आई हैव रिटन सरफेस एरिया ऑफ क्या, स्फीयर, क्योंकि स्फीयर में कर्व्ड और एक ही होता है मतलब, और साथ में जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सही है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस कितना होता है बोलो, सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। क्लियर? तो हमने यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन ले लिया, इफ आई विल टेक 2 पाई आर कॉमन तो यहाँ पर एक 2 बच जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है तो यहाँ पर एक आर बच जाएगा, और इधर आ जाएगा एच, और पाई की वैल्यू यू हैव टू यूज एज 22/7 ओनली। रेडियस आपका 3.5 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 3.5 प्लस हाइट आपकी 10 है। इसको सॉल्व करोगे सो दिस विल बी 44/7 इंटू 3.5, देखो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 2 इज 7, 7 प्लस 10 इज 17, करेक्ट? सो दिस इज योर 17, 7 से इसकी कटिंग करोगे सो दिस विल बी 0.5, करेक्ट? और बस अब इसको सॉल्व कर दो, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, इस देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको 5/10 कर दो, इंटू 17 कर दो, इससे इसकी कटिंग करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से इसकी कटिंग करोगे तो 22, तो यानी कि 22 इंटू 17 फाइनली, करेक्ट? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, सो दिस इज योर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वॉल्यूम के बारे में। अब थोड़ा सा वॉल्यूम को समझते हैं। देखो, अगर तो आपकी कोई भी सॉलिड शेप है तो उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। जैसे आपका मार्बल है, मार्बल क्या होता है, जो ग्लास वाले मार्बल होते हैं वो सॉलिड शेप है, करेक्ट? तो यू कैन से कि भैया ये वॉल्यूम है उसका, क्योंकि और अगर वहीं पे हॉलो होता तो हम उसकी कैपेसिटी बोलते, लेकिन फॉर्मूला सेम रहता है। अब समझ लो कि सपोज कर लो आपका कोई भी रूम है, आपकी कोई भी रूम, क्लासरूम पकड़ लो, घर का कमरा पकड़ लो, कोई शेड पकड़ लो, कुछ भी है, तो उसके अंदर एग्जैक्टली एयर होती है, सही है?
तो कितनी एयर उस रूम में आ सकती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ दैट रूम। अग्री? अब इसको समझने के लिए एक और चीज समझो, क्योंकि जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, एक दो आइडिया दे रही हूँ कि अगर सपोज कर लो, आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर रूम छोटा है एंड द पीपल आर मोर देन समटाइम्स यू मे फील सफोकेशन। अब वो सफोकेशन क्यों हो रही है? बिकॉज each and every person requires some sufficient amount of oxygen for breathing. Correct? अब क्या होता है कि if the number of persons in the room will increase, then it's possible that the amount of oxygen a person needs for for normal breathing, वो जो extent है वो खत्म हो जाए, and then you will start suffocation, क्योंकि रूम में CO2 का क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. That is the simple thing. It means एक रूम में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल ही कैन इन अ कंप्लीट वेंटिलेटेड रूम. अब उसमें इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि वेंटिलेशन होना चाहिए थ्रू विंडोज, थ्रू वेंटिलेटर्स, डोर शुड बी ओपन. हैव यू सीन दिस थिंग? सो दैट द फ्रेश एयर कैन गो इनसाइड एंड आउटसाइड. क्लियर हो गया? इट मीन्स आपका जो रूम है, क्योंकि आप उस रूम में खड़े हो, एग्जैक्टली यू आर स्टैंडिंग इन द कैपेसिटी ऑफ दैट रूम. क्लियर? अब जैसे सपोज कर लो एक पानी का टैंक है. अब पानी का जो टैंक है उसमें एक कैपेसिटी है टू होल्ड हाउ मच वाटर. सेम वे इज द रूम. सो द रूम हैज अ कैपेसिटी टू स्टोर एयर एंड इवन द पर्संस एंड मशीनरी एंड योर डेड लोड. डेड लोड क्या होता है? आपका फर्नीचर वगैरह सब डेड लोड में गिना जाता है. क्लियर? समझ में आ गया? क्योंकि ये थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी था, क्योंकि वॉल्यूम के क्वेश्चंस है. सो यू शुड नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. अगर सरफेस एरिया का क्वेश्चन आएगा तो इट वुड बी लाइक अबाउट द वॉल्स, क्योंकि आपको वॉल को पेंट कराना है. लेकिन अगर उसी रूम में कैपेसिटी का क्वेश्चन आएगा तो इट मीन्स द नंबर ऑफ पीपल विच आर देयर इन दिस रूम. सो दैट मेक्स अ डिफरेंस. क्लियर? Okay, so let us start with the volume. Example 5 है हमारे पास. कहते हैं शांता runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid. Cuboid आप समझ सकते हो, ऐसा cuboid होता है. Correct. So this is a cuboid. Yeah, आपकी pencil box is a cuboid. Surmounted by a half cylinder. अब देखो ये half cylinder की स्टोरी क्या है. हाफ सिलेंडर अगर आप इमेजिन करो तो आपकी जो ऊपर की शेड है ना, वो सिलेंडर ऐसे दिख रहा है. आप समझ रहे हो? ऐसे ऊपर से सिर्फ उसकी जो छत बनाई गई है वो ऐसे है, सच दैट द सिलेंडर यहां से आपका ऐसे चॉप ऑफ हो गया. यानी कि अगर मैं ये कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी हाफ आ रहा है. यस, अगर सरफेस एरिया की बात करूं. अदरवाइज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉल्यूम ओनली. क्लियर? If the base of the shed is of the dimensions 7 meter to 15 meter, आप देखो 7 मीटर breadth and length जैसे उसने फिगर में दे रखा है, and the height of the cubical portion is 8 meter. जैसे अगर मैं इस example 5 का फिगर बनाती हूँ according to our textbook, so this is like this. तो ये 8 मीटर का हो गया, ये 7 मीटर हो गया, और ये 15 मीटर की क्यूबॉइड. क्यूबॉइड कौन सा? नीचे वाला पार्ट. और ऊपर की जो शेड का जो ऊपर वाला है रूफ है, इट इज अ हाफ सिलेंडर. द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड. ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर. अब देखो वॉल्यूम ऑफ द एयर, एक तो हो गई आपकी रूम की और एक हो गई हाफ सिलेंडर की. करेक्ट? बाकी क्वेश्चन हम बाद में करते हैं. तो पहले उसने ये क्वेश्चन यहाँ पर आकर हाफ द वे में ये पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड. सही है? अब अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि नीचे तो रूम है और ऊपर है शेड. अब जो ये शेड है, तो ये शेड है आपकी ऐसे, जैसे हाफ सिलेंडर. समझ रहे हो? ऐसा सा.
तो इट मींस जो भी आपके कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम रहेगा उसको आपको बाय 2 करना है. What is the volume of your cylinder? Pi r square h. It is area into height. Area of a circle into height. Pi r square h. तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. करेक्ट. सो अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ शेड, so what it will be? It will be volume of cuboid plus volume of half cylinder. क्लियर. क्यूबॉइड का क्या होता है, LBH. तो हमने बोला जैसे कि वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, तो हाफ सिलेंडर हो गया हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 8 इंटू 7 इंटू 15 और यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू 22/7. रेडियस विल बी दिस वन. करेक्ट. ये जो सिलेंडर का ये वाली पार्ट होगी, दिस वुड, क्योंकि ये डायमीटर की तरह है, सो दिस वुड बी 7/2 और हाइट होगी आपकी सिलेंडर की दिस लेंथ ऑफ योर क्यूबॉइड जो कि होगी 15. सो यू हैव टू सॉल्व दीज टू ब्रैकेट्स सेपरेटली सच दैट दिस विल गेट कैंसल, दिस विल गेट 11. करेक्ट. एंड तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसको अलग से सॉल्व कर देते हैं. 11 7 77, 77 इंटू 15 वो हमने डिवाइड करना है बाय 4 और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 56 इंटू 15 दिस इज 840. अब आप क्या करोगे, अब इसको इससे डिवाइड कर दो. 1155 को यू दिस इज योर 840 प्लस 288.75. अब इन दोनों में ऐड कर देख लो. 840 को इसमें ऐड कर लो सच दैट यू विल गेट 1128.75. देखो ये सारी कैलकुलेशंस तुम्हारे सामने करने का यही रीजन है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं. गॉट इट. देयर इज नो शॉर्टकट. वॉल्यूम है तो इट विल बी मीटर क्यूब. तो आपका आधा क्वेश्चन हो चुका है जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल ली है. अब जो आधा क्वेश्चन है नेक्स्ट वो ये कहता है कि ये जो शेड है इसके अंदर मशीनरी लगी हुई है. ठीक है. कहते हैं फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब एंड देयर आर 20 वर्कर्स each of whom occupy about 0.08 meter cubes space on an average. How much air is in the shed? अब देखो इस शेड के अंदर मशीनरी लगी हुई है क्योंकि एक इंडस्ट्री है. ठीक है. तो जहां जहां पर मशीनरी होगी डू यू थिंक वहां पर एयर आएगी? नो. आप अपने आप देख लो ना, कहीं पे भी जहां पर भी आपके रूम में कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उतने स्पेस में एग्जैक्टली एयर कैन नॉट बी देयर. इट मींस इफ आई एम आल्सो स्टैंडिंग इन दिस स्पेस, तो जहां जहां पर मेरा बॉडी है वहां पर एयर का पार्टिकल नहीं हो सकता. करेक्ट ना. एंड इफ आई विल मूव इट मींस आई हैव डिस्प्लेस्ड द एयर फ्रॉम दिस पार्ट. ठीक है. तो आपके कितने वर्कर्स हैं? 20 वर्कर्स हैं और अप्रोक्सीमेट उनका हर एक का वॉल्यूम दिया हुआ है कि भैया वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे उस शेड का. तो उसने पूछा कि बाद में बताओ कि कितना रिमेनिंग आपका एयर इस शेड में होगा. तो द थिंग इज, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है तो इसमें हम बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एयर. तो अमाउंट ऑफ एयर कितनी होगी भाई बोलो? दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ शेड जो कि कंप्लीट है, जो कि हम निकाल चुके हैं, माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी. करेक्ट. और प्लस वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स क्योंकि बीच में 20 वर्कर है. करेक्ट. तो वॉल्यूम ऑफ शेड इज 1128.75 माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी ऑलरेडी गिवन है 300 है एंड वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स, एक वर्कर का 0.08 है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 0.08 विद 20. गॉट इट. सो दिस विल बी 11.28. अब इन दोनों को ऐड कर लो. देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे सो 20
160 आ जाएगा, करेक्ट। सो दिस विल बी, अगर हम यहाँ पर देखते हैं 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आ जाएगा। डेसिमल कैसे लगाओगे, देखो आपके यहाँ पर दो प्लेसेस का डेसिमल है, सो दिस इज 300 प्लस 1.60। देख रहे हो कैसे, 20 into 8 कर विदाउट डेसिमल, कितना आ जाएगा 160, करेक्ट। और उसके बाद में यहाँ पर देखो जो डेसिमल है वो कहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है 08, मतलब 8 से 2 प्लेसेस पहले। तो यानी कि जो आपका आंसर आया है उसमें आप क्या करोगे, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल राइट से यहाँ पर आते हुए अब इन दोनों को ऐड कर लो, सच दैट दिस विल गिव यू, कितना आ जाएगा 301.6। अब आप क्या करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, such that the answer is 827.15 मीटर क्यूब। एक याद रखना हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, और वॉल्यूम है तो यू हैव टू यूज क्यूब। भाई एक चीज देखना, एक आपका साइकोलॉजिकल होगा कि कई बच्चों को यहाँ पर ना कैलकुलेशंस करते हुए ना बहुत चिढ़ मचती है जब वो प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं ना, या जैसे अभी ये सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू विल नॉट ट्राई इट ऑल्सो बिकॉज इट इज ऑलरेडी सॉल्व इन द टेक्स्ट बुक। जो तो अनआंसर्ड क्वेश्चन है वो तो लिख लोगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसको तुम लिखो भी ना, वही ऑलरेडी तो है टेक्स्ट बुक में। एंड द सेकेंड थिंग इज तुम्हारे को ब्रेन कहेगा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, अरे ये कैलकुलेशंस तो बहुत बोरिंग है, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लूं। मतलब ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं व्हाइल यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। तो अपने स्टूपिड माइंड को कहना शट अप एंड जस्ट यू नो, उसको क्या कहना है, जस्ट शट अप एंड प्रैक्टिस दिस कैलकुलेशंस। अगर तुम्हारा हाथ कैलकुलेशंस में सॉलिड नहीं हुआ, मतलब ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आवर, गॉट इट, जब आप घर पर खुद प्रैक्टिस कर रहे हो बुक को क्लोज करके, तो आपका श्योर शॉट है आपका पेपर में भी नहीं ठीक होने वाला। जो चीज यहाँ नहीं ठीक हुई पेपर में कैसे ठीक होगी, करेक्ट। तो बेशक ये बोरिंग पार्ट है कैलकुलेशंस, मुझे भी समझ में आता है, लेकिन करना है, ट्राई करना है। और कोई भी बेकार का थॉट दिमाग में आता है कि भैया जो आपको ये कहता है कि ये बोरिंग है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ये कितना ये है, मतलब कुछ ना कुछ तो बेकार थॉट आएंगे, तो वो बस अपने ब्रेन को बोलना शट अप, जस्ट वन वर्ड शट अप, ठीक है। एक और चीज आएगी कि हाँ कैलकुलेटर से कर लेते हैं, सही है ना, एक दिमाग में आएगा कि हाँ इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं फॉर द फास्ट थिंग्स। मुझे एक चीज बताओ, सीबीएसई डू नॉट गिव यू कैलकुलेटर। जो चीज बेटा आप अपने प्रैक्टिस अवर में नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी सेल्फ स्टडी में नहीं कर पा रहे हो, आप ये सोचो कि आपका वो पेपर में कैसे ठीक होगा। फिर आप बोलोगे जब तुम आंसर, एक बड़ी मजेदार बात होती है, फिर क्या आता है, बच्चा आता है बाहर पेपर देके और फिर वो बोलेगा मेरा आंसर ये आया, तेरा ये आया, अच्छा तेरा ये आया, सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे एंड नोबडी इज श्योर कि क्या आंसर है, करेक्ट। और फिर उसके बाद में सोच रहे होते हैं यार वो जो टॉपर है ना उसी का ही ठीक होगा, हमारा तो हो ही नहीं सकता ठीक, बिकॉज वो देख रहे हो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि अगला पेपर अच्छा दोगे, मैथ के बाद में जो नेक्स्ट पेपर जाएगा वो अच्छा दोगे क्या, नहीं ना, क्लियर। तो मैथ का पेपर अच्छा जाएगा तो आगे सब्सिक्वेंट पेपर भी अच्छा ही जाएगा, डोंट वरी। अगर एक चीज अच्छी होती है ना आपके साथ में, यू विल सी हाउ योर कॉन्फिडेंस लेवल विल इंक्रीज। कभी भी ये चीज नोटिस करना, जब आपका कुछ भी छोटे से छोटा आपकी विक्ट्री आती है, छोटी सी छोटी सक्सेस आती है, छोटी सी छोटा आपके नंबर इंक्रीज होते हैं, बेशक 2-3 नंबर ही इंक्रीज हो जाए आपके लेवल से। सपोज कर लो एक बच्चा 20 के टेस्ट में 12 लेकर आ रहा था आज तक, उसके 15 आ गए, अब आप उसके कॉन्फिडेंस में इंक्रीज देखना। नाउ ही विल ट्राई हिज हार्ड एनफ कि भैया उसके 15 से कम ना हो, समझ रहे हो। और जिस दिन उसके 17 हो गए, भाई वो तो अपने आप को एक क्लास का टॉपर मानेगा, सही है, वो कहेगा अब तो मैं टॉपर में आ गया। डोंट यू वांट टू गेट दैट फीलिंग, वो फीलिंग कितनी बढ़िया होती है, लेकिन उस फीलिंग के लिए एफर्ट लगती है, ठीक है। एक होता है कर लेंगे, ठीक है, वो कर लेंगे वाला एटीट्यूड जैसे ही आ जाएगा ना, कर लेंगे आता है, देखी जाएगी, जब आएगा तो सॉल्व कर लेंगे, होता है, सही आता है दिमाग में, ये सारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं।
बस मैंने वही बोला है, एक ही तरीका है, एक ही वर्ड है, शट अप बोल दो और काम करो। इफ यू रियली वांट टू गेट दैट फीलिंग ऑफ अ टॉपर,